नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति, जिससे संबंधित है प्रस्तावना, भारतीय संघ और नागरिकता से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों को हम लोग चर्चा करेंगे। और बीपी आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स या फिर एसएससी एग्जाम, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक प्रस्तावना, भारतीय संघ और नागरिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि लिखा हुआ है कि भारतीय राजनीति नोट्स प्रस्तावना, भारतीय संघ और नागरिकता। भारत के संविधान की प्रस्तावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, नंबर 1, शब्द प्रस्तावना संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है। यह संविधान का सार है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि अमेरिका का संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस देश का संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। पॉइंट नंबर 3 है कि एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था, तो एन ए पालकीवाला ने कहा था। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन प्रस्तावना को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसकी आत्मा, हृदय और इसकी आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना को कि यह हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि प्रस्तावना कुछ हद तक उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। यही वजह है कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया। तो यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तावना में कितने शब्द को जोड़ा गया था जिसमें संशोधन हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो टोटल 3 शब्दों को जोड़ा गया, वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। पॉइंट नंबर 6, प्रस्तावना के 4 अवयव या घटक से पता चलता है। ठीक है, प्रस्तावना के 4 अवयव से और घटक से पता चलता है। पॉइंट नंबर 7, आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 में चर्चा किया गया कि संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। 8वां नंबर, भारतीय राज्य की प्रकृति। यह भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी राज्य के रूप में घोषित करता है। पॉइंट नंबर 9, संविधान के उद्देश्य। भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के सभी नागरिकों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा प्रदान करना। पॉइंट नंबर 10, संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 को था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि संविधान दिवस जो है वो 26 जनवरी को नहीं बल्कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 11। तो पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया कि बरूभाड़ी संघ मामला, जो कि 1960 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, मतलब किस मामले में कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बरूभाड़ी संघ मामला। पॉइंट नंबर 12, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यानी कि किस मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। बारूबाड़ी मामला में कहा गया था कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस के मामले से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 13, प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। प्रस्तावना के प्रावधान कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं होते हैं, अर्थात यह गैर न्यायसंगत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि प्रस्तावना में लिखा गया है, भारत का संविधान, इसे उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? पहला है आपका सामाजिक, दूसरा है आपका आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और 5वां है उपासना।
अगला लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो कितने प्रकार की समता के बारे में बात किया गया है? तो दो प्रकार की समता के बारे में बात किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर। अच्छे से ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया? तो तीन प्रकार के न्याय। कौन कौन से न्याय हैं वो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया? तो पांच प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया। वो पांच प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता के बारे में बात किया गया, तो कितने प्रकार की समता? तो दो प्रकार की समता के बारे में बात किया गया, पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। आगे क्या लिखा हुआ है? प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना जो उद्देशिका है उससे आपका तीन प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा। पहला, कितनी प्रकार की क्षमता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की न्याय। तो तीन प्रकार की न्याय, पांच प्रकार की स्वतंत्रता और दो प्रकार की समता के बारे में हमारे उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघ और इसका राज्य क्षेत्र और इसका क्षेत्र। तो लिखा हुआ है नंबर 1 में कि संविधान का भाग 1 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन करता है। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 1 भारत अर्थात राज्यों के संघ के रूप में भारत जो नाम है यह वर्णित किया गया है हमारे संविधान में। पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल 2 संसद को संघ में प्रवेश करने या स्थापित करने हेतु उचित नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को स्थापित करने हेतु सशक्त बनाता है। इस प्रकार आर्टिकल 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 4, भारत संघ के नए राज्यों में प्रवेश करने की शक्ति और दूसरा है आपका नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पॉइंट नंबर 6, आर्टिकल 3 भारत के मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तनों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आर्टिकल 3 भारत के संघीय राज्यों के क्षेत्रों को आंतरिक पुनः समायोजन से संबंधित है। पॉइंट नंबर 7, कुछ समितियां जो भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण थी, जैसे कि धर आयोग, जेवीबी समिति, फजल अली कमेटी, राज्यों के पुनर्गठन आयोग जो कि 1956 में पहली बार हुआ और भाषा के आधार पर यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले जो राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, यह भी इसमें शामिल है। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं कि इसलिए वर्ष 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा, दमन और दीव को भारत ने 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से अधिग्रहण किया। पुर्तगाली से क्यों अधिग्रहण किया? क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारतवर्ष में आए थे और अंततः अंतिम तक यह क्या हुआ, पुर्तगाली भारत पे रहे। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पुर्तगाली भारत को क्या किस चीज की खेती करना सिखा गए थे? तो आप ध्यान में रखिएगा, आलू तंबाकू आलू तंबाकू की खेती करना सिखाए थे और प्रिंटिंग प्रेस भी सिखाए थे। ठीक है, और इसी तंबाकू की खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था मुगलिया पीरियड में। ये 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित थे। बाद में 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड 1963 में, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 1966 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को 1972 में और वहीं सिक्किम को 1974-75 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को वर्ष 2000 में और अब हाल ही में तेलंगाना को 2 जून 2014 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सन 2000 में कितने राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो था आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? तो उत्तराखंड जो आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और झारखंड किससे अलग हुआ? तो झारखंड जो आपका बिहार से अलग हुआ। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और बात रहा तेलंगाना का, तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागरिकता और नागरिकता के बारे में मैंने यानी कि सिटीजनशिप के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसे अच्छे से जाकर के देखेंगे तो पूरी नागरिकता से संबंधित सभी प्रश्नों को मैंने भी वहां पर डिस्कस किया कि कौन कौन सा प्रश्न जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, आप आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 में वर्णित किया गया है नागरिकता के बारे में। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, संविधान भारत के नागरिकों पर निम्नलिखित अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रदान करता है और ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। पॉइंट नंबर ए, आर्टिकल 15 में लिखा गया कि राज्य जो है या फिर हमारा संविधान में लिखा गया कि आर्टिकल 15 में कोई भी विशेष व्यक्ति किसी व्यक्ति को
जाति, कास्ट, रिलीजन या फिर किसी धर्म या किसी कास्ट या फिर किसी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में लिखा गया इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए यह भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो पुरुष है या फिर महिला। आर्टिकल 19 में लिखा गया है खुद को प्रदर्शित करने का अधिकार, यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 है कि स्वेच्छा से आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, तो ये अधिकार दिए गए हैं। पॉइंट नंबर बी, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। पॉइंट नंबर सी, संसद की सदस्यता और राज्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। पॉइंट नंबर डी, कुछ सार्वजनिक कार्यालयों को धारण करने की योग्यता, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, अभी हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल जो कि देश का सबसे सर्वोच्च लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे देश में भी हैं आपके आर वेंकट रमनी, और राज्यों के एडवोकेट जनरल। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और थर्ड लॉ ऑफिसर आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो कि हर एक राज्य में व्यवस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 3 में चर्चा किया गया है कि आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक केवल उन व्यक्तियों को नागरिकता के लिए है जो संविधान के आरंभ में भारत के नागरिक बने, और इसके अलावा इन लेखों में आवर्जन यानी कि माइग्रेशन के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। इसका वर्णन आर्टिकल 9 में कहा गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मतलब खुद से स्वयं से किसी देश की नागरिकता ले लिया है, तो एक ही व्यक्ति को पूरे दुनिया में, चाहे वो किसी भी देश में क्यों न रहे, एक देश का एक ही नागरिकता मिलेगा, दो नागरिकता नहीं मिल सकता। तो अगर वो स्वेच्छा से अगर भारत का रहने वाला था, उसके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, लेकिन वह अमेरिका में या इंग्लैंड में या फिर किसी भी विदेश में जाकर के वो रह करके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है खुद से, यानी कि स्वेच्छा से, तो उसकी नागरिकता अगर भारत में अगर भी है तो उसकी नागरिकता भारत में क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि वह नागरिकता अब उसे कहाँ मिल गई है, अमेरिका या फिर किसी विदेशी देश में मिल चुका है। यह भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 5, संसद द्वारा तैयार किए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन भारत के नागरिक होने को मानना या जो भी व्यक्ति माना जाता है ऐसे लोग नागरिक बने रहेंगे। इसका वर्णन आर्टिकल 10 में किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट जो है जितना भी मैंने अभी डिस्कस किया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है कि संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के संबंध में किसी प्रावधान, नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों को बनाने का अधिकार होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 11 में किया गया है। पॉइंट नंबर 7, इसलिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम कब आया, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन किया गया है। और किस भाग में वर्णन किया गया, तो भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, ब्रांड, BRAND। तो इस ब्रांड के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि भारत में इस आधार पर लोगों को नागरिकता मिलता है। बी से आपका हो गया बाय बर्थ, आर से हो गया बाय रजिस्ट्रेशन, ए से हो गया बाय एरिया यानी क्षेत्र के आधार पर, एन से हो गया नेचर प्रकृति के आधार पर, और डिसेंट यानी वंशानुगत। बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के आधार पर, ए बाय एरिया यानी कि क्षेत्र के आधार पर, एन यानी कि बाय नेचर यानी प्रकृति के आधार पर, और डिसेंट यानी कि आपका वंशानुगत तरीके से, ठीक है। इसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पॉइंट नंबर 8 में नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता के अधिग्रहण के 5 तरीके हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा प्रकृतिकरण द्वारा, और पांचवा भारतीय संघ में किसी अन्य क्षेत्र का अधिग्रहण करके। तो उम्मीद करते हैं कि यह ट्रिक और यह पॉइंट आप दोनों को, ये दोनों ही चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 9 में लिखा गया है कि नागरिकता की हानि, समाप्ति, त्याग और स्थिरता है। 10 नंबर, भारत एकल नागरिकता का प्रदान करता है, ठीक है। भारत में एकल यानी कि भारत में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। यानी कि अगर हमें भारत की नागरिकता मिली है तो भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूटी हैं। यहाँ पे हम कहीं भी जाकर के आसानी से रह सकते हैं। किसी प्रकार का हमें, जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर मैं बिहार में रह रहा हूँ तो मुझे भारत की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और बिहार की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता प्रणाली है, लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 11, PIO गृह मंत्रालय के तहत PIO कार्ड धारक के रूप में दिनांकित 19 अगस्त 2002 की योजना में पंजीकृत व्यक्ति जो होंगे उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी।
पॉइंट नंबर 12 में लिखा है कि ओसीआई नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति ओसीआई योजना दिनांक 2 दिसंबर 2005 से संचालित हो रही है। और पॉइंट नंबर 13 में लिखा है कि अब दोनों योजनाओं को 9 जनवरी 2015 से प्रभावी रूप से विलय कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 9 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और यही वजह कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो यह भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्रस्तावना नागरिकता से संबंधित जितने भी तथ्य थे और जितने भी प्रश्न थे और खास करके ये उद्देश्य का, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।